हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, मेरा नाम अजय है और मैं आज आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि है टाटा पंच ईवी के बारे में। और मैंने ये गाड़ी क्यों ख़रीदी, मेरा क्या एक्सपेक्टेशन थी, मेरा क्या एक्सपीरियंस है गाड़ियों के साथ। तो आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए, अपने भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, जिनको भी ईवी के बारे में कुछ डाउट्स हैं या जिनको नई गाड़ी ख़रीदनी है, उन सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है ये। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो एक और कारण के लिए मैं बना रहा हूँ कि जैसे हमारी आदत होती है लोगों के बारे में थोड़ा सा बोल देने की कि ये क्या, ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ऐसे ही मैं एक दिखाना भी चाहता हूँ कि हाँ भाई, मैं भी वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी की लुक्स, गाड़ी दिखती कैसी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है टाटा पंच ईवी। एक माइक्रो एसयूवी है, बाहर से तो देखने में थोड़ी छोटी लगती है, लेकिन अंदर बैठ के जो इसका एक्सपीरियंस है वो टोटली आपका जो थॉट्स है, व्यूज़ है, उसको चेंज कर देने वाला है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मैं अपने बारे में और बताता हूँ आपको कि मैंने गाड़ियाँ देखनी स्टार्ट की थी 2011, 12, 13 ऐसा वो टाइम पीरियड था। और मैं फ़ैन था BMW का 3 सीरीज़ का। मैं काफ़ी कंपैरिजन वीडियोस देखता था, मर्सिडीज़, ऑडी, BMW, और उनके पावर फिगर्स देखता था, उनका एक्सेलरेशन देखता था, उनकी लुक्स देखता था, और उन्हीं के लिए इंस्पायर्ड था मैं। लेकिन इन रियल लाइफ उनको ऑन करना और उनको मेंटेन करना वो एक कॉमन मैन के लिए एक बड़ी बात है। तो मैंने फाइनली, जो मेरे पास पहली गाड़ी आई 2020 में, घर पे थी, लेकिन जो मेरी पर्सनल गाड़ी आई 2020 में वो थी होंडा ब्रियो। आप देख सकते हैं, ये होंडा ब्रियो है, CNG फिटेड है, पेट्रोल में आती है, 1200 सीसी का इंजन है, 2013 वाला मॉडल है। इसमें स्पेस मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन काफ़ी नीची है। तो मैं बताता हूँ आपको कि मैंने इससे लेके इस पे क्यों आया मैं। As you can see, it is a very low slung car. How you have to sit in it is like, ये इसका थर्ड साउंड है। ये इसका इंटीरियर है, नॉट सो टेक्नोलॉजी वाइज इतना मॉडर्न अप टू डेट नहीं है, ठीक है। चार्जिंग और ऑक्स केबल भी है, इवन ब्लूटूथ भी नहीं है इसमें। हाँ, स्पेस वाइज और अदर कंफर्ट वाइज ये गाड़ी ठीक थी, लेकिन ये मेरी सेकंड हैंड गाड़ी थी। मुझे जब नई गाड़ी ख़रीदने का मौका मिला तो मैंने जो रिसर्च स्टार्ट की वो उसकी जर्नी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया थोड़ा सा पावर को लेके, कंफर्ट को लेके, गाड़ी की मेंटेनेंस को लेके, गाड़ी की लुक्स को लेके। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी थी मेरे लिए वो थी कंफर्ट। सेकंड प्रायोरिटी थी उसमें पावर होनी चाहिए। थर्ड प्रायोरिटी, एक पार्ट ऑफ कंफर्ट है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। उसके बाद उसकी रनिंग कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट जो आप कह सकते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट कह सकते हैं, वो एक रीज़नेबल चाहिए थी। तो मैंने Hyundai i20 देखी, N-Line 1000 सीसी विद DCT, 172 न्यूटन मीटर टॉर्क, 120 PS पावर। अब वो पूरी 4 मीटर में आती है, एक हैचबैक पूरी 4 मीटर में तो स्पेशियस हो जाती है, बॉस के स्पीकर्स आते हैं उसमें, सब कुछ है। लेकिन कुछ चीज़ों में वो मिस आउट कर रही थी, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स नहीं थे, 360 डिग्री कैमरा। वेंटिलेटेड सीट्स मेरे लिए एक मस्ट था, क्योंकि वंस यू बाय ए कार इट विल रिमेन विद यू फॉर 10 ईयर्स एटलीस्ट, और 5 ईयर एटलीस्ट आई कैन से। सो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप गाड़ी ख़रीदते वक्त अपना प्रायोरिटी पे रखते हैं कि मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए। अब चूँकि मैं इसमें होंडा ब्रियो में जो है काफ़ी नीचे बैठता था, काफ़ी लो स्लंग कार है, ड्राइविंग डायनामिक्स अच्छे थे,
लेकिन इवन ABS भी नहीं था। तो मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स क्या थी मेरे लिए। एक था कि इसमें नीची होने के कारण बहुत लगती थी ये नीचे से। दूसरा, मुझे जो SUV चलाने के बाद मालूम पड़ा कि एक जो सीटिंग पोस्चर जो मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है, वो एक स्ट्रेट वाला पोस्चर जो है वो ज़्यादा है, रादर देन नीज़ अप, जिसमें अंडर थाई सपोर्ट कम मिलती है। तो उस चीज़ के कारण मैं जो है SUV देखना स्टार्ट किया। सेकंड थिंग, SUV का एक रोड प्रेजेंस भी है, माचो लुक्स हैं, रगेड है, ब्रेकर्स पे आपको स्लो डाउन नहीं करना पड़ता है। जो सस्पेंशन सिस्टम है वो कंपैरेटिवली टू हैचबैक और सेडान्स के काफ़ी कंफर्ट ओरिएंटेड हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि फिर उसमें आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है हैंडलिंग में। तो एक ऐसी कार जो हैंडलिंग में कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना आपको कंफर्ट दे, SUV के सस्पेंशन दे, रफ़ रोड्स पे आप थोड़ा बहुत लेके जाओ तो आपको चिंता ना हो, तो एक ऐसी कार जो है देखना स्टार्ट किया। तो बहुत कारें आई, बहुत कंसीडर की मैंने। हैरियर मैंने चला के देखी सबसे पहले। वो एक वाकई में टैंक टाइप कार है। उसमें आप बैठते हो तो आपको जो है विजिबिलिटी में भी थोड़ा ऐसा लगता है कि ये यहाँ से निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। बड़ी लंबी चौड़ी और सॉलिड बिल्ड कार है। फीचर्स वाइज अच्छी है। कंफर्ट वाइज थोड़ा सा मुझे उसका सेडान टाइप ही पोस्चर लगा, इतना अपराइट पोस्चर नहीं है उसमें बैठने के बाद। फिर मैंने XUV 700 देखी। XUV 700 के साथ एक कहानी ये है कि उसका जो लेने वाला मॉडल जो बनता है वो टॉप मॉडल ही बनता है। टॉप मॉडल इन द सेंस कि AX7 लग्जरी पैक, वही एक मॉडल है। और उसमें भी जब वो लॉन्च हुई थी तो वेंटिलेटेड सीट्स नहीं थी, ऑटो डिमिंग IRVM नहीं था। तो 25-27 लाख रुपए खर्च करके यू आर मिसिंग आउट। ये कंपनी की स्ट्रेटेजी जो है कि 2 साल बाद एक और नया मॉडल उतारेंगे, तब हम देंगे उसमें, तब हमारे कस्टमर फिर बने रहेंगे। तो वो मुझे पसंद नहीं। ठीक है, वंस यू बाय परफेक्ट कार, यू बाय, यू फील हैप्पी। बट वंस यू बाय समथिंग जिसमें कुछ लैक है, कहीं ना कहीं लैक कर रही है वो गाड़ी, तो यू फील कि अब तो ले ली, अब क्या कर सकते हैं। तो वो चीज़ मुझे तो नहीं चाहिए। सेकंड थिंग, उनका हैरियर की बात करें तो 10 साल की उसकी दिल्ली NCR में कह सकते हो वैलिडिटी आती है। उसका ऑटोमेटिक जो है वेरिएंट वो 20+ चला जाता है। सेम केस विद XUV 700। अगर आप पेट्रोल में लेते हैं तो उसकी रनिंग कॉस्ट आपको इतना हैवी पड़ती है कि आप सोचेंगे कि इसको निकालने से पहले मैं लेके जाऊँ कि ना लेके जाऊँ। शायद फैमिली के साथ ही ज़्यादा ट्रैवल करेंगे उसमें, क्योंकि एक अकेला इंसान जो है वो 10 रुपये पर किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट को मैनेज करना पसंद नहीं करेगा। मैंने नेक्सॉन देखी। नेक्सॉन में मुझे क्या लगा कि 2015 के बाद उसमें कोई अपडेट नहीं किया गया। उसके जो प्लेटफॉर्म है, जो आर्किटेक्चर है, जो उसका सीटिंग पोस्चर है, जो उसका सीटिंग कंफर्ट है, सीट्स छोटी हैं। एक 4 मीटर के अंदर आप जो है बड़ी लुक वाली गाड़ी बनाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें सीट्स में कॉम्प्रोमाइज़ करके स्पेस मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश की गई है। मैंने सोनेट देखी, डीजल में, पेट्रोल में, मुझे थोड़ी अच्छी लगी, लेकिन स्पेस थोड़ा कम था। फीचर वाइज वो काफ़ी अच्छी बेहतर कार थी, लेकिन उसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी। एक जो रैटलिंग नॉइस रहती है, मेरे पास घर पे मारुति है, स्विफ्ट है, उसकी रैटलिंग नॉइस बड़ी इरिटेट करती है। ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो इंसान पैदल ही निकल जाए। उसमें गाने बजाओ तो वो पूरी गाड़ी बजती है, गाने नहीं बजते हैं। तो एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो 5 स्टार भी हो, जो कंफर्ट भी दे, जो रनिंग कॉस्ट भी कम हो। भले वो 2 लाख रुपए महंगी हो, लेकिन उसमें पावर भी हो। तो वो सारी चीज़ें एक ऐसा है कि मैंने फिर पंच ऑटोमेटिक देखी, AMT, पंच AMT जो आई थी, उसमें बैठते ही मुझे जो लगा कि क्या कंफर्टेबल कार है, कितना स्मूथली चलती है। ब्रेकर पे जब उसको आप लेके जाते हैं, उतरते हैं ब्रेकर पे से, तो आपको महसूस होता है कि क्या सस्पेंशन है, कितने इजीली वो ब्रेकर को टैकल करती है। वो एक ज़बरदस्त चीज़ थी, इतनी छोटी कार होने के बावजूद। लेकिन उसमें भी कुछ कमियां थी। फ़ीचर लिस्ट उसकी इतनी अपडेटेड नहीं थी, पावर उसमें इतनी ज़्यादा नहीं थी। एक नॉर्मल 1200 सीसी का इंजन है, ठीक है। आज के दिन आप एक्सपेक्ट करते हुए गाड़ी में जो है कम से कम 200 न्यूटन मीटर टॉर्क होना चाहिए।
मैं बताता हूँ कि मैंने एक बार डीज़ल की स्विफ्ट चलाई थी, तो उसमें जो पुश आता है आफ्टर दैट टर्बो लैग ना, वो एक अलग ही फील देता है आपको, पुश बैक इन द सीट फील करा देता है। तो वो 200 न्यूटन मीटर टॉर्क अगर आपकी गाड़ी में है तो यू विल हैव ए स्माइल ऑन योर फेस वाइल ड्राइविंग योर कार। सो तो ये सारी चीज़ें थी। मैं 1200 सीसी का नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन चला रहा था, ठीक है, वो भी कभी सीएनजी में कभी पेट्रोल में। उसमें ठीक है, आप उसको रेव अप करोगे अप टू 4000 5000 तो वो थोड़ा सा आपको अच्छा पुश देती है, किक देती है, लेकिन इतना नहीं देती है कि आपको लो आरपीएम पे ही सडन एक्सेलरेशन मिल जाए, वो चीज़ नहीं है। होंडा सिटी भी देखी मैंने, होंडा सिटी में भी एक यही कमी थी कि टर्बो पेट्रोल इंजन नहीं है उनके पास। 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, एडास भी आ जाता है, लेकिन वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, पावर नहीं है, तो वो भी ड्रॉप की। मैंने क्रेटा में बैठ के देखा, क्रेटा चला के भी देखी, डीज़ल वाली पेट्रोल वाली दोनों। उसमें वो बिल्ड क्वालिटी वाली बात, वो थर्ड साउंड वो इतना सॉलिड फील नहीं कराती है, उसके सस्पेंशन भी इतना आपको प्लश नहीं लगेंगे। मैंने सेल्टॉस भी देखी, उसमें भी वही कि जब आप म्यूज़िक अगर फुल उस वॉल्यूम पे बजा दोगे, मिड वेरिएंट देखा था मैंने उसका, तो डोर्स में से आवाज़ आती है, तो एक चीप बिल्ड क्वालिटी वाली फील थी उसमें। हालांकि जो शायद टॉप मॉडल था, जो मैंने सोनेट में एक्सपीरियंस किया था टॉप मॉडल, वो काफ़ी अच्छा साउंड सिस्टम था उसका, उसमें से कोई ऐसी आवाज़ नहीं आ रही थी। बॉस के स्पीकर्स थे उसके, काफ़ी अच्छा साउंड करते हैं वो। फिर मैंने नेक्सॉन वगैरह देखी, तो उनका म्यूज़िक सिस्टम मुझे अच्छा लगा, हारमन का म्यूज़िक सिस्टम अच्छा लगा। पंच तो मैंने साइड कर दी थी क्योंकि पावर नहीं थी। मैंने वेट करना पसंद किया कि नेक्सॉन का शायद जो नया मॉडल आएगा उसमें थोड़ा प्लेटफॉर्म में कुछ चेंज किया जाएगा। 5-6-7 साल से सेम चल रहा है, लेकिन कंपनी ने निराश किया उस मामले में। फिर न्यूज़ में आने लगा कि पंच जो है वो ईवी में आ रही है। इस बीच में टाटा टियागो ईवी चला चुका था, एक बार टेस्ट ड्राइव ले ली थी मैंने। उसका जो सडन इंस्टेंट एक्सेलरेशन है वो काफ़ी अच्छा था, उसमें ऐसा लगा ही नहीं कि मैं एक अंडर पावर कार चला रहा हूँ। वो एक पुश बैक वाली फील आ गई थी उसमें, लेकिन उसका जो है कंफर्ट मुझे समझ में नहीं आया। गाड़ी का सीट छोटी है, मेरी हाइट 5 फीट 10 इंच है, और मैं थोड़ा सा खुला खुला बैठ के गाड़ी चलाना पसंद करता हूँ। तो जब पंच आई तो मैंने पंच का फुल लॉन्च इवेंट देखा। उसमें इसका जो ईवी का आर्किटेक्चर है वो एकदम नया है। ईवी को इसका आर्किटेक्चर ऐसे बनाया गया है कि बैटरी फोकस्ड है, जैसे हैंडलिंग और उसमें ड्राइविंग में आपको बॉडी रोल कम से कम महसूस होता है। मैंने नेक्सॉन ईवी चलाई, उसमें भी बॉडी रोल बहुत ज़्यादा लगा मुझे, उससे ज़्यादा बॉडी रोल मुझे MG ZS ईवी में लगा। तो एक ड्राइविंग प्लेजर जो इस गाड़ी में मुझे लगा, वो मुझे बाकी सब गाड़ियों में मिसिंग लगा। एक मैं आपको कहना चाहूँगा कि हैरियर और XUV 700 वो थोड़ी सी बड़ी होने के कारण थोड़ा सा मैं नर्वस हो जाता हूँ गाड़ियों को चलाने में, कि मैं उनको इतना इजीली कट नहीं कर सकता हूँ, कहीं से भी निकाल नहीं सकता हूँ जितना इजीली मैं इसको कर सकता हूँ। क्योंकि मैं एक हैचबैक से शिफ्ट हो रहा हूँ थोड़ी सी बड़ी गाड़ी पे। तो एज यू कैन सी, तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि हाउ आई यूज़ टू इवेल्युएट कार्स। मेरे पास मुझे एक जो है पेपर मिल गया मेरे को, एक रफ ऐसे ही जो मैं लिखता रहता था, कि सोचता रहता था कि गाड़ी में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। यू कैन सी, आई थिंक दिस इज़ द पेपर, आई विल शो यू इट्स क्लिप लेटर। इसमें मैंने कंफर्ट लिखा है, बिल्ड क्वालिटी लिखी है, पावर लिखा है, फ्यूल इकोनॉमी लिखा है, सस्पेंशन लिखा है, लुक्स और साइज़ सबसे लास्ट में लिखा है। सबसे पहले कंफर्ट मैटर करता है। ये मैंने कंपेयर किया था जब मैंने फ़ाइनल कर लिए थे 2 ऑप्शंस, XUV 700 और नेक्सॉन ये पंच ईवी। उनमें मैंने जो कंफर्ट में जो पॉइंट्स रेटिंग किया था कि
I give 8 points to Punch EV and 10 points to XUV 700. Driving posture, I give 8 points to Punch EV and 9.5 to XUV 700. Features for sitting comfort. I give 10 on 10 to Nexon EV and 8 to XUV 700. जैसे कि XUV 700 में वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आती थी, ऑटो IRVM नहीं आता था, तो जो चीज़ें मैटर करती हैं वहाँ पॉइंट्स मैंने उनका डिडक्ट किया। बिल्ड क्वालिटी में मैंने दोनों को 9 नंबर दिए। पावर में मैंने पंच EV को 9 दिए हैं और उसको 9.5 दिए हैं। फ्यूल इकोनॉमी, रनिंग कॉस्ट में मैंने पंच EV को 9.5 दिया है, उसको 5 दिया है। तो आप देख सकते हो कि एक गाड़ी जो है कितना हाई स्कोर कर रही है फ्यूल इकोनॉमी या रनिंग कॉस्ट में। सस्पेंशन में मैंने आई ऑब्जर्व वन थिंग कि सस्पेंशन जो है वो टाटा के बेहतर हैं महिंद्रा वाली गाड़ियों के। महिंद्रा की आप कोई भी गाड़ी ले लीजिए, टाटा की आप कोई भी गाड़ी ले लीजिए, यू विल फाइंड टाटा सस्पेंशंस मच बेटर देन एनी अदर ब्रांड। चाहे वो हुंडई हो, मैंने हुंडई की वरना भी चला के देखी थी, उसका एडास काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, लेकिन मुझे एक SUV वाली चाहिए थी तो मैंने उसको ड्रॉप किया। प्लस उसका जो पेट्रोल का खर्चा है मंथली, ठीक है, वो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यू कैन मेक योर डिसीजन वाइजली। लुक्स आई गेव 8 टू Punch EV and 9.5 to XUV 700. Size I gave 7 to Punch EV and 9.5 to XUV 700. So मेरा टोटल जो आया था Punch EV के लिए वो था 77.5 और XUV 700 के लिए 78। दैट वाज जस्ट हार्डली 0.5, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, ठीक है। ये तो खाली एक पेपर वर्क है, बट बाकी अगर आप देखेंगे कि फिज़िकल जो गाड़ी में जो होता है, ठीक है, रियल जो एक्सपीरियंस है वो आप दोनों को एक बार चला के देखेंगे, अपने लिए देखेंगे आपको क्या चाहिए, तो आपको शायद बेटर अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी आएगी उस चीज़ में। सो मेरे कैमरे में जो है इस वाले फ़ोन में फ़ीचर नहीं है कि मैं आपको इसका रियर कैमरे से दिखा सकूं, तो मुझे जो है दूसरी वीडियो शूट करनी पड़ेगी रियर कैमरे से। So guys, this is the rear view camera of my phone and I'm showing you the next Punch EV। देखिए गाड़ी ऑन है तब से एंड हार्डली 1% भी जो है बैटरी ड्रॉप नहीं हुई है। वो 58 थी जब मैंने इसको किया तो 57 आ गई है ये। AC मैंने ऑफ़ करके रखा था, AC ऑन कर देता हूँ। ये गाड़ी का इंटीरियर है, एक वो गाड़ी का इंटीरियर था, ऑटो IRVM है, इंजन स्टार्ट स्टॉप है। Take out the key fob. सो फाइनली मैंने ये गाड़ी जब ले ली है तो अब मैं आपको EV के बारे में बताऊंगा। जिन दोस्तों को, जिन व्यूअर्स को कन्फ्यूज़न है कि EV में सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी है चार्जिंग की, कि आप कहीं जा रहे हो और चार्जिंग नहीं है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हाउ इट वर्क्स फॉर मी। ये है मेरा टॉप मॉडल लॉन्ग रेंज 35 किलोवाट का इसमें बैटरी पैक आता है। कंपनी क्लेम करती है 421 किलोमीटर्स इन फुल चार्ज, लेकिन एज़ यू कैन सी अभी ये 57 पे है, सिटी मोड पे है। L3 में अगर इसका रिजनरेशन लेवल 3 कर देता हूँ तो 57 पे रेंज दिखाती है 151। अगर मैं इकोनॉमी मोड करता हूँ 57, और अगर मैं AC ऑफ़ करता हूँ तो 174 इन 57%। तो वो जो 421 कंपनी क्लेम करती है, आई थिंक वो विदाउट AC करती है। AC को ऑफ़ रख के इकोनॉमी मोड पे बिल्कुल उसमें चलाओगे तो शायद आपको 380 के आसपास कुछ आ जाएगी रेंज।
बट प्रैक्टिकल तो यही है कि हम एसी ऑन करते हैं, ठीक है, इकोनॉमी की जगह सिटी में चलाते हैं। तो अभी ये रेंज दिखा रही है 150। आई कैन गारंटी यू इट विल ड्राइव टू 140 एटलीस्ट इन विद दीज सेटिंग्स। क्योंकि कल रात को ही मैंने एक ड्राइव की है, लॉन्ग ड्राइव, जिसमें मैंने इसमें 212 किलोमीटर किया था और उसके बाद जो है मेरे पास 70 किलोमीटर्स की रेंज रह गई थी। एज यू कैन सी मैंने कल की मेरी ट्रिप है ये, 100% पे मैं इसको लेके निकला था और जब वापस आया था तो 23% बैटरी बची थी विद 70 किलोमीटर्स ऑफ रेंज। तो यू कैन से मैंने इसी सेटिंग पे चलाया था, सिटी प्लस L3, और हिली एरिया पे गया था। आते टाइम जो है बैटरी खुद रिचार्ज हो रही थी। तो ये सब था। ये सनरूफ मिल जाती है। 5 feet 10 inch I am sitting comfortably. There is no manual thing in this car. You have to just rotate it to select the driving. This is D drive. You can see this is neutral, this is reverse, and this is parking. This is auto hold. This is electronic parking brake, just like manual hand brakes. If you pull it up, it will apply it. If you pull it down, it will go down. If you pull it up like this, parking brake applied. So this is about it. Convenience. This is for sport mode, this is for city and economy mode, this is wireless charger. For me this is very crucial part. एक हैंड रेस्ट जो आपको एक्चुअल में आपके हैंड को सपोर्ट करे एक रेस्टिंग पोस्चर में। ऑन ड्राइवर साइड आल्सो it is very comfortable for me, for my height. I usually keep the side seat totally up so that I can feel SUV stance, SUV driving posture of this car. I will show you the rear seat space. This is the thing. When you get in, I am 5'10" and I have under thigh support. This is kind of thigh support you get in this car. I think this is the best thigh support you can get in an EV. Nexon may you have knees up like this, you don't get under thigh support, but in Punch the architecture is new. You get nice good under thigh support, knee support, ankle knee space, ankle space. For 4 people I think it's perfect for me. For the price they are giving this, all this. Wireless Android Auto, Apple CarPlay, both are supported. Even in the MID screen you can put maps. I will show you the coolest feature. Suppose I'm going to share as start. Okay, so the map is working now. Here press this menu button, navigation, press OK to enter map view. With this button you can change the view. Like if I press this view button, show you, you can, this is 10-inch screen and you have your maps here. This is the thing. Now you can play your music from here, this, and
The benefit of this is like when you give indicator of right side, here the maps will go, but here the map will remain. Again, if I give left indicator, it will show you the left view, but here the map will remain. So taking it back for comparison, there is no noise in this car, which you will appreciate once you test drive it. Okay, this is 360-degree camera. How convenient it is. You can see parking, you can see different angles, front, left, right, 2D, 3D. So once you buy a car, you have all these features for the whole time you own it. The music system is very nice. For the front passengers, the music systems are like settings are like this, that the front passengers get the best audio feel, audio quality, the bass, the music feel is in front seats is actually better than the rear, because there are 4 speakers and 2 tweeters in front, and the bass is on higher side on the front. I don't know what is the reason, but the rear speakers, they don't sound so loud. So you can change, for example, if I play a song for you guys. Jeet. If I put the phone on the back seat, you will get how the sound comes there.